हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो कूलॉम के नियम को हम लोग समझेंगे, उस क्या बोलता है, कितना दूर तक कूलॉम का नियम उपयोग किया जा सकता है, इन सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ देते हैं कि आकर्षण और विकर्षण क्या होता है। आकर्षण का मतलब ये होता है यानी कि अट्रैक्शन। जब भी कोई दो वस्तु, मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका नाम है ए और दूसरा वस्तु है जिसका नाम है बी। ए चाह रहा है कि बी मेरे पास आ जाए और बी चाह रहा है कि ये मेरे पास आ जाए, यानी कि इन दोनों के बीच में एक चाहत है जो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही है। इसको बोलेंगे क्या? आकर्षण। क्या आकर्षण हो रहा है। ऐसा आकर्षण हम लोग प्रकृति में अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चुंबक। तो एक चुंबक से क्या होता है कि एक चुंबक इस चुंबक के पास आना चाहता है, तो इसको बोलते हैं आकर्षण। एक बच्चा जो है अपने माँ के पास जाना चाहता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार से आकर्षण। तो इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण। तो प्रकृति में आकर्षण भी चलता है, कुछ होता है विकर्षण। जैसे कि फिर से मान लेते हैं कि एक सी है और एक डी है, इन दोनों के बीच में विकर्षण हो सकता है। ये विकर्षण कैसे होता है? तो मान लेते हैं कि ये सी डी का दुश्मन है और डी है और सी का दुश्मन है। तो जब ये दुश्मन है तो डी क्या चाहेगा कि तुम भागो मेरे से दूर, और सी बोलेगा डी को तुम भी भागो मेरे से दूर। तो दोनों चाहता है कि एकदम हमारे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसलिए ये विकर्षण चाहता है। आकर्षण हो या विकर्षण हो, दोनों का मुद्दा क्या है? स्टेबिलिटी, यानी कि अस्थायी करना। दोनों से ही अस्थायी उत्पन्न होता है, बिहेवियर अस्थायी हो जाता है। जैसे कि आकर्षण, इन दोनों के बीच में आकर्षण है, ए और बी के बीच में। तो ये जब दोनों के बीच में आकर्षण है तो इनको हम लोग दूर करेंगे तो ये अस्थायी नहीं रह सकते हैं, इन लोग को दिक्कत होगा। और जब इन लोगों को करीब लाएंगे तो इन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ए और बी करीब आना चाहता है, अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण है। तो जब आकर्षण है तो पास आएगा तब अस्थायी होगा, और विकर्षण है तब जब दूर जाएगा तब जाके ये अस्थायी होगा। तो इसको बोलते हैं आकर्षण और विकर्षण। जो जैसा चाहता है वैसा होने ही देना होता है नेचर में, तभी जाके अस्थायी उत्पन्न होगा। और जब तक से कोई चीज़ अस्थायी नहीं रहता है तब तक से उठापटक करते रहता है। जैसे कि आदमी के लिए बात कर लेते हैं, अगर कोई अस्थायी नहीं है तो कूदते रहता है, और जब कोई अस्थायी हो जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, उसको अब किसी चीज़ से दिक्कत नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार ये आकर्षण होता है और विकर्षण होता है। अब आकर्षण विकर्षण समझ गए लोग। तो अब हम लोग फिजिक्स के माध्यम से भी कुछ इसका तुलना कर लेते हैं कि फिजिक्स में आकर्षण क्या होता है। तो हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ते हैं। तो अगर हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं तो उसके पहले हम लोग ग्रेविटेशन का नियम भी पढ़े थे कि ग्रेविटेशन के नियम में क्या था। तो जो ग्रेविटेशन का नियम था उसमें अपना सिंपल था। ग्रेविटेशन के नियम में क्या था कि कोई भी दो पदार्थ है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर दो पदार्थ रहता था, ग्रेविटेशन के नियम में यही रहता था कि कोई भी दो अगर पदार्थ रहता था, मान लेते हैं कि हम कोई दो पदार्थ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ है और इसके अलावा एक और हम ले लेते हैं, एक ये पदार्थ है। इन दोनों पदार्थों के बीच में आकर्षण रहेगा। ये कौन बोला था? ग्रेविटेशन का नियम बोलता था। ठीक है, ग्रेविटेशन के नियम के द्वारा अगर इसका मास m1 है और इसका मास मान लेते हैं कि m2 है, तो इन दोनों के बीच में बल निकलता था। वो बल क्या होता था? G m1 m2 बटा में इन दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि r है तो r², ऐसा बल निकल के आता था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो था अपना कि इन दोनों के बीच में जो बल था वो कैसा नेचर में था? आकर्षण वाला कि विकर्षण वाला? आकर्षण का था कि विकर्षण का था? किसका था? तो ऑब्वियस रूप से ये जो था आकर्षण का था, यानी कि अट्रैक्शन का था। ठीक है, तो आकर्षण का था, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। तो अगर इसको अस्थायी होना है तो ये चाहेगा कि एक दूसरे को इतना खींचना चाहेगा कि ठीक है हम एक दूसरे के करीब आके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण। तो ये दोनों वस्तु चाहता है कि हम मिल जाएं एक दूसरे के पास। एक ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। तो मुद्दा का बात यह है कि जब दोनों एक दूसरे को खींच रहा है तो दूर दूर क्यों है? तो दूर दूर है ये इस वजह से दूर दूर है क्योंकि ये खींच रहा है, आकर्षण की वजह से इस पे इधर बल लग रहा है एफ, इस पे भी इधर बल लग रहा है एफ, लेकिन जहाँ पर ये रखा गया है तो इसके वजह से इधर कुछ फ्रिक्शन भी लग जा रहा है, इस पे भी इधर कुछ फ्रिक्शन भी लग जा रहा है। तो जितना बल से खींचना चाह रहा है ना उतना फ्रिक्शन बल लग जा रहा है, इसके वजह से ये रुक गया है। अगर ये फ्रिक्शन बल नहीं होता तो ये अब से एक दूसरे में क्या हो गया रहता, मिल गया होता लोग। तो इसको बोलते हैं आकर्षण। और ये हो गया हमारा फोर्स जो कि ग्रेविटेशन में लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम के अनुसार यही होता है कि कोई भी दो वस्तु है तो एक दूसरे को खींचना चाहता है, लेकिन अभी क्या हो सकता है, मिल नहीं सकता है दोनों लोग, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन के चलते क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दो दोस्तें हैं, ए और बी है, वो दोनों मिलना चाहता है, लेकिन
और रात का समय है और ये और बी से मिलना चाहता है, बी ए से मिलना चाहता है, तो मिलना तो चाहता है दोनों, लेकिन ए का घर वाला क्या बोलेगा, अरे अभी तो रात हो गया है कहाँ जाएगा, बी वाला भी बोलेगा कि कहाँ जाएगा, मतलब कि दोनों नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन बल आके इन लोगों को क्या कर दिया, रोक दिया। समझ में आ रहा है बात, तो इन लोगों को रोक दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या देखें कि इस यहाँ पे फ्रिक्शन बल आके रोका था, यहाँ पे घर वाला रोक दिया, तो ये मुद्दा हो जाता है कि कहीं कहीं पे रुकना पड़ जाता है। तो रुकने का कारण क्या हो गया, कोई बाह्य फोर्स है जो कि लग के इस सिस्टम को रोक दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो था इसको रोक दिया, ये आकर्षित हो रहा था, लेकिन फ्रिक्शन बोला कि नहीं नहीं अभी कैसे आकर्षित हो सकता है। तो इसको आकर्षित होना है तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो सकता है, एक दूसरे के पास आ सकता है। लेकिन अभी उतना बल नहीं लगा पा रहा है, जितना बल लगा रहा है उतना तो फ्रिक्शन ही लगा दे रहा है। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ जा रहा है। तो इसको इतना बल लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, फ्रिक्शन पे भी जीत जाए, तभी जाके इन दोनों का मिलन हो सकता है, इन दोनों वस्तुओं का, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। अब गुरुत्वाकर्षण के में जब हम लोग आकर्षण विकर्षण समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं मेनली कूलम के नियम पे, और कूलम का नियम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, ये कूलम का नियम क्या बोलता है, पूरा अच्छा से और ध्यान से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे लोग कूलम का नियम को। कूलम का नियम जो बोलता है कि 2 गो चार्ज लेना है, ठीक है, 2 गो चार्ज चाहिए। अब चार्ज के लिए ध्यान रखना है, कभी भी चार्ज कभी नहीं मिल सकता है। हमारे पास 2 गो चीज़ होता है, एक होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और दूसरा होता है चार्ज। कौन अकेले रह सकता है, ये अकेले रह सकता है, ये हमको अकेले मिल सकता है, लेकिन ये अकेले नहीं मिल सकता है। ये हमको अकेले मिल ही नहीं सकता है चार्ज। जब भी हमको चार्ज चाहिए तो पहले मास चाहिए, मास के द्वारा ही चार्ज को लाया जा सकता है, क्योंकि चार्ज अकेले नहीं आता है, किसी न किसी रूप में मास पे चढ़ के आता है। तो हमको चार्ज चाहिए यानी कि मास चाहिए, लेकिन जब हम मास का बात करते हैं तो चार्ज नीड नहीं है, वो चार्ज रहे या ना रहे वो न्यूट्रल हो सकता है कुल मिला के, उसमें हमको चार्ज का कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर हमको चार्ज चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मास न रहे, चार्ज एक्चुअली मास से ही आता है। क्योंकि मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ये एग्जाम्पल से यही है हमारे पास, ये एक हमारे पास हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर में चार्ज कैसे लाया जा सकता है, तो मान लेते हैं कि इस हाइलाइटर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल के कुछ बाहर फेंक दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के हम क्या कर दिए, बाहर फेंक दिए। तो अब इसका चार्ज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे धनात्मक हो गया। तो ये जो वस्तु है वो धनात्मक हो गया, तो बोलेंगे कि ठीक है एक चार्ज बन गया यहाँ पे धनात्मक। अगर इसी मार्कर पे हम क्या करते हैं, इसी मार्कर पे अगर हम क्या करते हैं कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन लाके इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते कुछ निगेटिव, तो ये क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वस्तु क्या बन जाएगा, निगेटिव ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन गया तो वस्तु क्या बन जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन आता है तो पॉजिटिव बनता है और प्रोटॉन जाता है तो नेगेटिव बनता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है नाभिक में, और नाभिक को तोड़ना आसान बात नहीं है, इसलिए हम इसका बात नहीं करेंगे। नाभिक के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर से ही बात करेंगे। तो बाहर में से ही बात करने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन आया कहीं से तो वो वस्तु हो जाएगी निगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन गलती से घूमने फिरने कहीं चला गया तो वो वस्तु हो जाएगी पॉजिटिव। ये इसका मुद्दा रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं लोग इलेक्ट्रॉन से, और हम लोग को ये पता चल गया कि वस्तु पे रहता है चार्ज, तो चार्ज कैसे आता है ये हम लोग समझ गए। तो मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है, एक हम ले लिए कोई ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिए, और दोनों पे चार्ज मान लेते हैं। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, हम लोग को पहले से मालूम है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 कूलम चार्ज है। ऐसा हो सकता है हमारे पास चार्ज, तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी कुछ चार्ज रहेगा। अब कूलम का नियम बोलता है कि, या फिर इसको जनरल अभी बोल देते हैं, इस पे Q1 चार्ज है बोल देते हैं, और इस पे क्या चार्ज बोल देते हैं, Q2। Q1 Q2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमारा मर्जी, हम वैल्यू लेंगे चाहे नहीं भी लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस ध्यान रखना है कि इस पर बस चार्ज रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो, चार्ज रहना चाहिए। तो इस पर Q1 चार्ज रख देते हैं, इस पर Q2 चार्ज रख देते हैं। तो कूलम का फोर्स बोलता है कि इन दोनों के बीच में बल लगेगा। अब बल जैसे कि गुरुत्वाकर्षण था, तो गुरुत्वाकर्षण में बल फिक्स रहता था, आकर्षित ही रहेगा, उसमें कोई विकर्षण का केंद्र नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण। तो यहाँ पे फोर्स, लेकिन जो चार्ज वाला फोर्स है वो आकर्षण और विकर्षण दोनों हो सकता है। लेकिन वैल्यू पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कब आकर्षित होगा कब विकर्षित होगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 बटा में R²। R क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी, इसको बोलते हैं R। अब इस सूत्र को हम लोग पूरा
ध्यान से समझेंगे कि इस सूत्र में क्या क्या है, एकदम पूरा गहराई से हम लोग इस सूत्र को समझने का कोशिश करते हैं, इस सूत्र में क्या क्या है। नोट, ये जो Q1 है और Q2 है, ये दोनों चार्ज तो है, क्या है, चार्ज है, हमको मालूम चल रहा है कि चार्ज है, लेकिन कैसा चार्ज है इसको समझना है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। कूलॉम का जो नियम है वो नॉर्मल आवेश पे लागू नहीं होता है, कैसा आवेश पे लागू होता है, बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश जैसा चीज़ तो कभी होता नहीं है, ठीक है, दुनिया में कभी भी बिंदु आवेश जैसा चीज़ होता ही नहीं है। आइडियल सिचुएशन है कि कोई चीज़ बिंदु हो जाए। बिंदु का मतलब होता है ऐसे एकदम छोटा सा ऐसा कर दिया, ये बिंदु बन गया, दिखाई भी नहीं देगा। इससे भी छोटा बिंदु करना पड़ेगा, अभी तो ये दिखाई दे रहा है, मतलब इससे भी, मतलब ये बिंदु नहीं है, और छोटा, मतलब जितना छोटा कर सके, पॉइंट, एकदम पॉइंट छू दिए, एकदम नोक, मतलब कि बाल का जो नोक होता है उससे भी पतला करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट है। तो उसी चार्ज का ये बात कर रहा है कि उतना ही मास पे ये चार्ज का बात करेगा, तो यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। लेकिन बिंदु आवेश एक्चुअली मिल नहीं सकता है, तो जब रियल में आइडियल सिचुएशन हो जाता है बिंदु आवेश, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जो साइज है ये चार्ज का, ये जो साइज है और इसके बीच का डिस्टेंस है, इसके कंपेरिजन में, तो मान लेते हैं कि इसका भी कुछ साइज होगा, ये जो है बहुत छोटा होना चाहिए कंपेरिजन टू आर, तब जाकर बोल देंगे कि डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये क्या है, बिंदु आवेश है, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु है और ये वस्तु है अभी, और इन दोनों पे कुछ चार्ज है, जैसे कि हम अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो वस्तु रखा गया है, ये हो गया। अब ये दो वस्तु रखा गया है और इन दोनों के बीच में हम कूलॉम का नियम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बिंदु आवेश नहीं बनेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ऐसा कुछ है, इतना बड़ा में ऐसे, और ये यहाँ पे अपना इतना में गोल है, तो ये बिंदु बना ही नहीं, कोई बना क्या इसमें, बिंदु बना ही नहीं। तो यहाँ पे कूलॉम का नियम डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलॉम का नियम जो है वो सिर्फ किसके लिए बना है, बिंदु आवेश के लिए बना है। ऐसा के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो बाद के में का चीज़ होता है। इंटीग्रेट करके बॉल निकालते हैं, छोटा एलिमेंट में उसको बिंदु में तोड़ देते हैं, तब जाके बॉल निकालते हैं। तो अभी हम क्या किए यहाँ पे कि डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमको जब भी क्वेश्चन में अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो समझ जाना है कि वहाँ पे जो चार्ज दिया है वो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश है। और आर जो है इन दोनों के बीच का क्या है, दूरी है। और के जो है वो एक नियतांक होता है। इस नियतांक का हम वैल्यू बता दे रहे हैं कि के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है इस नियतांक का। तो इस नियतांक का हम वैल्यू बता देते हैं के का। तो जो के का वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमको वैल्यू मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट लिख देते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू होता है। अब हम लोग इस चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं कि पहले ये सारा वैल्यू आया कैसे, ठीक है। और इसका अगर पूरा वैल्यू इसको पुट कर देंगे इसमें तो ये मिलता है 9 × 10⁹ ठीक है। 9 × 10⁹ हो जाता है। इसका यूनिट को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें प्रोसीड करते हैं लोग कि क्या होगा। यहाँ पे ये बल हो गया अपने पास के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आर जो है इन लोग बीच का डिस्टेंस है, Q1 Q2 क्या है, बिंदु आवेश है। इतना हमको समझ में आ गया कि बिंदु आवेश है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि बिंदु आवेश जब हो गया और बल जब पता चल गया तो अब हम लोग देखो इसमें क्या करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि थोड़ा सा और पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको एनालाइज करें थोड़ा सा इस सिचुएशन को, यहाँ से इसको हटाते हैं और फिर से लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा हम लोग को क्लियर रहेगा। यहाँ पर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फोर्स लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम फोर्स बोलेंगे तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 के। फोर्स और किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 के। फोर्स और किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R स्क्वायर के। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती Q1 के, Q2 के भी अनुक्रमानुपाती, और दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है बल। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हमको समझना है। मान लेते हैं
कि Q1 कभी गलती से दुगना हो गया 2Q1, तो फोर्स कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? चूँकि अनुक्रमानुपाती है, तो जब Q बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो ये दुगना बढ़ा है तो ये भी दुगना से बढ़ जाएगा। Q2 के में भी ऐसे ही तुलना कर लेते हैं कि अगर Q2 3 गुना बढ़ गया तो बल भी क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर घटेगा तो घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसमें देखते हैं कि अगर दोनों के बीच का दूरी दुगना बढ़ गया, तो जब दोनों के बीच का दूरी दुगना बढ़ गया तो बल क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा। क्योंकि घटेगा क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, और दूरी घटेगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। आर जब दुगना हुआ तो ये 4 गुना घट गया, और आर अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी आधा कर देते हैं तो फिर ये बल क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर के साथ व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को बोलेंगे स्क्वायर के साथ व्युत्क्रमानुपाती है कि अगर आर बढ़ रहा है तो बल घट रहा है, आर घट रहा है तो बल बढ़ रहा है। ये दुगना बढ़ रहा है तो ये 4 गुना घट रहा है, और ये दुगना कम हो रहा है तो 4 गुना बढ़ रहा है। जबकि इसमें क्या है, ये लीनियर है, इसको बोलते हैं रैखिक। ये जितना से बढ़ रहा है उतना से बढ़ रहा है, जितना से घट रहा है उतना ही से घट रहा है। तो ये हो गया बल का इन लोगों के साथ पूरा नियम कानून। अब सिंपली हमको वैल्यू दिया रहेगा Q1 Q2 का, आर का वैल्यू दिया रहेगा, के का वैल्यू दिया रहेगा, तुरंत हम पॉइंट चार्ज के बीच का बल निकाल लेंगे। ध्यान देना है, पॉइंट चार्ज रहना चाहिए। कोई गलती से भी इतना बड़ा बड़ा वस्तु बना दिया और बोल रहा है कि दोनों के बीच का बल बताइए, तो कूलम का नियम डायरेक्टली कभी नहीं लगा सकते। हाँ लगाएंगे जरूर, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। इसको जब लगाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समाकलन तोड़ तोड़ के छोटा छोटा लेके बनाना पड़ता है पॉइंट, तभी जाके बल लगा सकते हैं कूलम का नियम। ऐसा नहीं कि सीधे पूरा पे लगा देंगे। तो ये होता है हमारा कूलम का नियम, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसमें के में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं के पे। जो के का वैल्यू लिखे थे वो क्या लिखे थे, के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये मुद्दा का बात है, इसमें एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात का बोला जाता है इसको परमिटिविटी। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया क्या, तो ये दिखाता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है कोई भी मीडियम का, क्योंकि ये जो चार्ज है वो किसी न किसी मीडियम में रहता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बताया जाएगा, मीडियम के बारे में, कैसे कैसे एप्सिलॉन नॉट बदलता है। तो मीडियम में रहता है, तो मीडियम का अपना प्रॉपर्टी होता है, तो उसी प्रॉपर्टी के आधार पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है। तो एप्सिलॉन नॉट प्रॉपर्टी है किसका, निर्वात का। जो मीडियम दूसरा हो सकता है, कभी हवा में रख दिए चार्ज, कभी मान लेते हैं पानी में रख दिए, कभी तेल में रख दिए, तो उसके हिसाब से मीडियम बदलेगा ना, तो इस के का वैल्यू बदलते जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बदलते जाएगा, इसलिए यहाँ पे के आया है। तो ये मीडियम के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा कूलम के नियम का पूरा चर्चा कर लिए कि वो क्या है, कैसे है, किस किस प्रकार से काम करता है, ये पूरा चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाद में इसमें मीडियम पे भी चर्चा करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग इसके आधारित पे सॉल्व करेंगे कभी।